A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome here. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, इस टॉपिक का नाम है। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाइज़। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिस पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी और जो दूसरी सीरीज़ हैं उसको भी देखना, तो उन सब के लिंक भी आपको यहीं मिल जाएंगे, विच इज़ साइंस एनसीईआरटी सीरीज़, वो भी है जिसके आपको यहाँ पर लिंक देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री रिलेटेड टू इंडिया। तो अब तक जो है हम लोग बात कर चुके हैं स्टोन एज के बारे में बात कर चुके हैं, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की, फिर हमने आर्यन के इन्वेजन की बात की, जिसमें कि हमने बात किया अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 600 जो 6th सेंचुरी बीसी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हमने बात किया कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स रहे लेटर वैदिक पीरियड में, क्या सोशल ईवल्स आ गए, क्या तरीके की प्रॉब्लम्स रही, क्यों सोसाइटी में इतना ज़्यादा अनरेस्ट था, जिसकी वजह से आगमन होता है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का। तो लास्ट क्लास में हमने लोग ये बात किया था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हमारे देश में इसलिए आते हैं, लोग इसलिए इतने ज़्यादा परेशान थे, इतने सारे सेक्रीफाइसेस, सेरेमनीज़ और वैदिक लिटरेचर को पढ़ना, और वैदिक लिटरेचर में जितने वेदों में जो चीज़ें लिख दी गई थी उसको लोग जो है बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानने लग गए थे कि वही सब सारी चीज़ें ठीक है। तो उस चीज़ से बाकी की जनता जो थी बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो हमारे देश में आते हैं। हमने इस चैप्टर में बात किया था कि इंडिया में 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं। हमने ब्रीफ में बात किया था कि ये जो फिलोसॉफिकल स्कूल हैं किसने इसको कौन कौन इसके फाउंडर रहे हैं। उपनिषद जो थे वो जो डिफ़िकल्ट थे काफ़ी ज़्यादा समझने में, तो इसलिए लोगों को वो समझ में नहीं आते थे। फिर हमने बात किया कॉजेज़ क्या रहे, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या रहे। फिर हमने जैनिज़्म के बारे में डिटेल में बात किया था। मैंने आपको बताया कि जैनिज़्म में किस तरीके से इसके बेसिक टेनेट्स होते हैं, क्या क्या राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया। सीक्रेट जो इनके लिटरेचर हैं उसके क्या क्या नाम हैं, अंगा, उपांगा, परिकरनास, छेदा सूत्रा एंड मूला सूत्रा, ये जो है ये सारे के सारे सीक्रेट लिटरेचर होते हैं जैनिज़्म के। जैन फिलॉसफी क्या कहती है, मैंने आपको ब्रीफली ये भी बताया। स्प्रेड कहाँ कहाँ पे हुआ जैनिज़्म का, ये भी हमने बात किया जैन काउंसिल के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट बुद्धिज़्म। तो जिस तरीके से जैनिज़्म आया था, जैनिज़्म का देखिए महावीर जैन का टाइम पीरियड देखिए, महावीर जैन का 539 बीसी ओके से 467 बीसी तक, 539 बीसी। और अब आप यहाँ पे देखिए 567 बीसी। तो 539, 567 दे वर कॉन्टेम्प्रेरीज ओके। गौतम बुद्धा का कब जन्म होता है, 567 बीसी में, और 487 बीसी तक वो जिंदा रहते हैं। तो गौतम बुद्धा जो हैं, जिनको सिद्धार्थ भी कहा गया, गौतम और सिद्धार्था, उन्होंने फाउंड किया था बुद्धिज़्म को। वो कब जन्म हुआ उनका, 567 बीसी में। कहाँ पर, लुम्बिनी में। कहाँ पर है वो, कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु कहाँ है, ये इस टाइम पे नेपाल में है ओके। तो हिज फादर वॉज शुद्धोधना और इनकी मदर थी माया देवी। तो शुद्धोधन इनके फादर थे, किंग थे ऑब्वियसली। तो बुद्धा जो है वो बिलोंग करते हैं एक स्मॉल गना नोन एज शाक्या गना। तो शाक्या गना से ये बिलोंग करते हैं, क्षत्रिय थे ये, और इनके फादर जो थे किंग थे। हिज मदर डाइड इन चाइल्ड बर्थ। जो माया देवी जो हैं, जो सिद्धार्थ की मदर थी गौतम बुद्ध की, पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद इनको गौतम बोला जाता है। सिमिलरली जैसे महावीर को महावीर कब बोला जाता है, जैन कब बोला जाता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो सिद्धार्थ जो हैं उनकी मदर की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो इनको किसने रेज किया था, इनको इनकी मौसी जो थी, इनकी मदर की सिस्टर प्रजापति गौतमी, उन्होंने इसको इनको रेज किया था। ही वॉज मैरिड टू यशोधरा जो है, उनके साथ इनका विवाह होता है और इनके बेटे का नाम राहुल है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे गौतम बुद्धा के बारे में। तो गौतम बुद्धा के बारे में ऐसा ये सब बोला जाता है कि एनसीईआरटीज़ में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने ओल्ड आदमी को, डिजीज आदमी को, कॉर्पस को, ये सबको देख लिया था, तो उनको ही वॉज जस्ट मतलब उनको जो है मोह भंग टाइप हो गया था। देखिए ये एनसीईआरटीज़ जब लिखी जाती हैं ना, तो एनसीईआरटीज़ इस तरीके से लिखी जाती हैं कि छोटे बच्चों को और नॉर्मल जनता को समझ में आ पाए, क्योंकि हर एक जनता जो होती है वो किताबें पढ़ना पसंद नहीं करती है। तो जब आप बुद्धिज़्म की डिटेल किताबों को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से एनसीईआरटी का वर्जन लिखा होता है उस तरीके से सारी बातें ट्रू नहीं होती हैं।
उनके अंदर कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि सत्य होती हैं, हमें एनसीईआरटी में इस तरीके से दिखाया जाता है कि हमें आसान भाषा में समझ में आए। बट हाँ, एसेंस मोर और लेस सेम रहता है, बट डिटेल कुछ और होती है। तो डिटेल एक्चुअल में क्या है, अभी मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगी, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑल्सो गो एंड डिटेल जो है बुद्धिज़्म के बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। नॉट ओनली बुद्धिज़्म, आप किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं जो डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं। तो तब आपको पता चलेगा जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है और जो एक्चुअल चीज़ होती है उसके बीच में फ़र्क होता है, राइट। एनीवेज, तो हुआ क्या था जब गौतम बुद्ध को ऐसा लगता है कि उनको उस टाइम पे घर छोड़ा उन्होंने, उसके बाद वो काफ़ी सालों तक घूमते रहे हैं, तब जाके उनको ज्ञान प्राप्त होता है, एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं, निर्वाणा। जैनिज्म में क्या बोला गया, केवली ज्ञान बोला गया उसको। उनको बोधि ट्री के अंदर प्राप्त होता है निर्वाणा। उसके बाद से इनको बोला जाता है बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटन वन। तो बुद्धा कब से बोलना शुरू किया गया इनको, जब इनको निर्वाणा प्राप्त हो जाता है। उसके बाद से सिद्धार्थ गौतम को बुद्धा बोलना शुरू किया जाता है। ही डिलीवर्ड हिज sermon at सारनाथ नियर बनारस एंड फॉर द 45 years ही लेड द लाइफ ऑफ अ प्रीचर। वो प्रीचर की तरह इधर से उधर घूमते रहे और लोगों को उस ज्ञान को बांटते रहे। उनकी एज जो होती है, वो उनकी जो डेथ जो होती है वो 80 years पे कुशीनारा जगह पर होती है। ठीक है, ये सारे कुछ फैक्ट्स थे। टीचिंग्स क्या कहती हैं बुद्धा की, जैसे कि त्रिरत्ना कहता था, किसमें, जैनिज्म में 3 रत्नास थे, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। यहाँ पे 4 टीचिंग्स हैं। तो 4 टीचिंग क्या कहती है बुद्धा की, सिंपल है। वो ये कहती हैं कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। पहली टीचिंग, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग विच इज डिजायर। इफ डिजायर्स आर गेट रिड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव्ड एंड देन दैट कैन बी डन बाय 8-fold पाथ। मतलब 4 चीज़ें उन्होंने, 4 नोबल ट्रूथ बोले। उन्होंने पहली चीज़ बोली कि भाई दुख है। उन्होंने फर्स्ट चीज़ बोला वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, मतलब दुख है। फिर उन्होंने बोला दुख का कारण है, जो कि दुख का कारण क्या है, दुख का कारण इच्छा है। अगर हम इच्छाओं को हटा देंगे या दुख के कारण को हटा देंगे तो हमारा दुख जो है वो दूर हो जाएगा। और दुख के कारण को हटाने के लिए देयर इज अ 8-fold पाथ, अष्टांगी मार्ग है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे जो है हमारे दुखों का निवारण हो सकता है। तो जो 8-fold पाथ था वो क्या कहता था, 8-fold पाथ कहता था राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। ये 8-fold पाथ कहता है कि हमें जो है हमारा व्यू राइट होना चाहिए, रिजॉल्व राइट होना चाहिए, स्पीच, कंडक्ट, लाइवलीहुड, एफर्ट्स, माइंडफुलनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये सब हमारी सही दिशा में काम करनी चाहिए। तो फिर क्या है, यही 8-fold पाथ है। ठीक है, ये कहती है बुद्धिस्ट टीचिंग। स्प्रेड जो है बुद्धिज़्म का, तो बुद्धिज़्म हैज़ 2 काइंड ऑफ डिसाइपल। मॉन्क्स होते थे इसके अंदर एंड वर्शिपर्स होते थे। मॉन्क्स जो होते थे वो मतलब वही फॉलो करते थे, संघ में रहते थे, एक जगह पर रहते थे। और वर्शिपर्स क्या होते थे, उपासक होते थे। तो जो मॉन्क होते थे दे वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू संघा फॉर द पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग हिज टीचिंग। संघ में रहेंगे, उनका काम क्या होगा, उनकी पूरी जिंदगी जो होगी डेडिकेटेड होगी उस कॉज के प्रति कि भाई वो जो है बुद्धिस्ट टीचिंग को आगे लेके जाएंगे। सरीपुत्रा, मोगलम्मा एंड आनंदा, ये जो थे फेमस मॉन्क्स थे, जो कि जो है गौतम है, सिद्धार्थ गौतम, उनके साथ रहते थे, बुद्धा के साथ रहते थे। और वो जो है टीचिंग जो है उनकी स्प्रेड किया करते थे। जो संघा जो होता है वॉज गवर्न्ड बाय डेमोक्रेटिक लाइन्स। मैंने आपको बताया क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म आए इसलिए थे क्योंकि लोग जो थे परेशान थे, हायरार्की से, क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, उससे बहुत परेशान थे। तो ये जो थे जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन दोनों के केस में ही जो संघ इनके बने थे वो जो थे उसके अंदर कोई कास्ट सेग्रीगेशन नहीं था, वहाँ पे सारे लोग अलाउड थे। तो मगधा, कोशाला, कौशाम्बी, ये सारे जो रिपब्लिक थे नॉर्थ इंडिया में, इन सब ने एम्ब्रेस किया था बुद्धिज्म को। संघा क्या होता है, संघ जो होता है जहाँ पे मेन और वुमेन ज्वाइन द संघा लेट सिंपल लाइफ, ये अपनी सिंपल सी जिंदगी जिएंगे, मेडिटेट करेंगे। भिक्खू भिक्खुनीस बोला जाता था उनको, वो एक पर्टिकुलर टाइम होगा डे का, उसमें जाएंगे और भीख मांग के लेकर आएंगे, भीख में जो भी खाना मिलेगा उसी को खाएंगे। उसके बाद मेडिटेट करेंगे, अपनी चर्चा करेंगे, फिलोसॉफिकल डिस्कशन करेंगे और अपने जो ज्ञान है उसको बांटेंगे। तो ये सारा उनका काम होता था, मीटिंग्स लिया करते थे, ये सारा उनका काम होता था। अब फिर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम बात कर लेते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल है, 4 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो हुई थी राजगृह में, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, महाकश्यपा
महाकश्यपा के, ओके कट दैट पार्ट, महाकश्यपा की जो प्रेसिडेंसी है, चेयरमैनशिप है, उसमें हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ये सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई। ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल होते थे, ये समझ लीजिए आप एक तरीके की बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज होते थे रिगार्डिंग बुद्धिज्म। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई है, कनिष्का जो किंग है उसके टाइम पर हुई थी। तो जो ये जब बड़े बड़े बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ करते थे, इसमें क्या हुआ करता था, इसमें फिलोसॉफिकल डिस्कशन होते थे, इसमें ये चर्चा की जाती थी कि भाई बुद्धिज्म के फर्दर स्प्रेड के लिए हमें क्या काम करना है, कौन कौन से, कुछ लोग एग्री नहीं करते थे कुछ टेनेट्स के साथ, कुछ लोग डिसएग्री करते थे, तो उनकी सबकी बातें सुनी जाती थी इसमें ना। तो बुद्धिज्म में भी जैसा कि हमने जैनिज्म में पढ़ा था श्वेतांबर दिगंबर, तो बुद्धिज्म में भी इसी तरीके से डिवीजन हो गए थे लेटर ऑन, जब बुद्धा नहीं रहे उसके बाद जो है बुद्धिज्म में भी डिवीजन आ गए। तो उसमें महायान और हीनयान में डिवीजन आए। महायान का मतलब होता है लार्ज शिप, हीनयान का मतलब होता है स्मॉल शिप। तो हीनयान जो था, आप ये समझ सकते हैं, हीनयान थोड़ा रिजिड था, स्मॉल शिप मतलब हीनयान के अंदर बहुत कम लोग एंटर कर पाएंगे। महायान इज मीन्स बड़ा शिप, तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो मतलब महायान जो है थोड़े लिबरल रूल्स की बात करता है, लेकिन हीनयान जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स की बात करता है। तो हीनयान में थोड़े कम लोग आ पाते थे, मतलब ये मैं आपको ब्रीफ में आपको बता रही हूँ। अगर हम इनके त्रिपिटक्स की बात करें तो त्रिपिटक्स फर्स्ट सुत्ता पिटक, विनय पिटक एंड अभिधान पिटक, ये किस में लिखे गए थे, ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। और उसके जैनिज्म के टेक्स्ट किस में लिखे गए थे, प्राकृत में। बुद्धिज्म किस में लिखा गया था, पाली में। तो जो महायान बुद्धिज्म है, मैं जैसा आपको बताया बिग शिप है, ये महायान है। तो इट इज़ फॉलोअर्स बिलीव दैट द हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, वो मानते थे कि बुद्धा जो है वो स्वर्ग में से आए हैं। एंड सॉट द साल्वेशन ऑफ ऑल थ्रू द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व, मतलब वो भगवान मानने लग जाते थे बुद्धा को। तो ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे। जो हीनयान है वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करेगा। महायान जो है उसके टू चीफ फिलोसफिकल स्कूल है, माध्यमिका एंड योगाचारा। तो माध्यमिका जो है ये आप इसमें से पढ़ लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये क्लास 6 एनसीईआरटी में नहीं है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो हीनयान जो था वो क्या करता था, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा पे बिलीव करता था। ओरिजिनली बुद्धा ने क्या बोला, ओरिजिनली बुद्धा ने किसी मूर्ति पूजा के बारे में बात नहीं किया, उसने कुछ नहीं कहा कि भाई आप मुझे फॉलो करिए। तो हीनयान जो है ये इनकी ओरिजिनल टीचिंग पे बिलीव करता है। महायान जो है बुद्धा को हेवनली उन्होंने रूप दे दिया और किस में बिलीव करता है, मूर्ति पूजा में, राइट। महायान और हीनयान के डिफरेंस आप पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल एज अ सेंटर एंड फर्म टू द लेटर ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, संघा एज द सेंटर एंड फॉर्म टू द एसेंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग। स्क्रिप्चर्स वर रिटन इन संस्कृत, और इसमें क्या है, पाली में लिखे गए थे एज पिटक्स। साल्वेशन बाय वर्क एंड बिलीव इन कर्मास, साल्वेशन बाय फेथ एंड बिलीव इन कर्मा। स्ट्राइव्स आफ्टर हिज ओन सैल्वेशन, कॉन्सेंट्रेट विद द सैल्वेशन ऑफ अदर्स। तो यही दोनों में डिफरेंस था। हीनयान कहता था, स्मॉल है वो कहता था कि ओरिजिनल बुद्धिस्ट टीचिंग के ऊपर बिलीव करिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने निर्वाणा की प्राप्ति के लिए ही काम नहीं करना, आपको दूसरों के निर्वाणा की प्राप्ति के लिए भी काम करना है। तो इस तरीके से ये दोनों में फ़र्क था। फिर जो वज्रयान जो है, its follower believe that the salvation could be best attained by acquiring the magical power which they called वज्रा। तो मतलब ये और फर्दर कुछ इसके जो है और फर्दर डिवीजन होते गए, छोटे छोटे वज्रयान जिसको हम बोल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं क्या था। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था बुद्धिज्म टू इंडियन कल्चर, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बुद्धिज्म के आने से क्या हुआ था, मैंने आपको ये बताया कि बुद्धिज्म आया इसलिए था क्योंकि लोग जो थे लेटर वैदिक पीरियड के रिचुअल्स से, कास्ट क्लास डिवीजन से, उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, बहुत परेशान थे। तो इसलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म आया। तो उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो बुद्धिज्म जैनिज्म ने कंसेप्ट ऑफ अहिंसा बताया, which was the chief contributor. Later it became one of the cherished value of our nation. तो मतलब अहिंसा का जो कंसेप्ट है वो ये देता है, वो ये कहता है भाई जानवरों की बलि वली चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया वॉज नोटेबल। स्तूपास बनाए, उसमें सांची में स्तूप बनाया, भारूत में, गया में, आर वंडरफुल पीसीज ऑफ आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट की जो प्रैक्टिसेस उस टाइम की गई, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो बनाए गए, विहारास बनाए गए। बुद्धिस्ट टेक क्रेडिट फॉर चैत्याज एंड विहारास। देखिए चैत्याज और विहारास बनाए गए किसके लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पे ताकि रह सकें, वो अपनी प्रैक्टिसेस कर सकें। इट प्रोमोटेड एजुकेशन थ्रू रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ लाइक तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी, वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क जाके पढ़ा करते थे। लैंग्वेज जो थी पाली एंड अदर लोकल लैंग्वेजेस जो थी वो डेवलप हुई बुद्धिज़्म की वजह से।
बुद्धिज़्म कहता था कि संस्कृत को फेवर मत करो क्योंकि संस्कृत सबको समझ में नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा लोकल लैंग्वेज में हम जो है लिखेंगे और लोकल लैंग्वेज में ही प्रीच करेंगे ताकि सबको समझ में आए। इट हैज़ ऑल्सो प्रमोटेड स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। इंडिया का जो कल्चर था बुद्धिज़्म के थ्रू जो है, बुद्धिज़्म इतना पॉपुलर हुआ था, लोगों को इतना पसंद आया था कि विदेशों में बहुत दूर दूर तक फैला। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे देश में तो बुद्धिज़्म अब इतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप देखेंगे, आप अगर लुक ईस्ट पॉलिसी अगर आप पढ़ते हैं और ये सारे के सारे वियतनाम, चाइना, जापान, ये सारी कंट्रीज़ में आप जाएंगे तो ये कंट्रीज़ सारी की सारी मेजर कंट्रीज़ जो हैं वो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। श्रीलंका, हमने जो है हमारे यहाँ से ओरिजिन हुआ, हमारे यहाँ से स्प्रेड हुआ और हमारे यहाँ पे बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस अब उतना ज़्यादा नहीं किया जाता। ये जो है आप भारत में ये इस तरीके से बना हुआ है, वर्शिप एट स्तूपा, मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं। ये जो है आर्किटेक्ट जो है इम्पॉर्टेंस है। ये धमक स्तूपा है। धमक स्तूपा कहाँ पर है? स्तूपा एट सारनाथ। दिस बिल्डिंग नोन एज द स्तूपा वॉज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धिस्ट फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। यहाँ पे बुद्धा ने अपना, माना जाता है कि पहला मैसेज जो है यहाँ पर दिया था। सारनाथ में ये स्तूपा है जहाँ पे पहला मैसेज दिया गया, तो वहाँ पे एक स्तूपा बनाया गया लेटर ऑन, राइट। तो ये सिग्निफाई करता है उसको। फिर हम बात करते हैं, ये तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात थी। अब हम बात करते हैं पाणिनि का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो पाणिनि जो था वो एक ग्रामेरियन था उस टाइम पीरियड का। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द स्कॉलर्स वर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि हु प्रिपेयर द ग्रामर फॉर संस्कृत। पाणिनि ने क्या किया है, उस टाइम पे संस्कृत की ग्रामर को फॉर्म किया। ही अरेंज द वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, और उन्होंने ग्रामर को बनाया संस्कृत की। उस टाइम पे मोनेस्ट्रीज भी होती थी। मोनेस्ट्रीज किस लिए होती थी? मोनेस्ट्रीज जो होती थी बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बनती थी, जो बोथ जैना एंड बुद्धा मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर फॉर टीचिंग पीपल। तो सून दे लेफ्ट, दे फेल्ट द नीड फॉर परमानेंट शेल्टर्स। अब क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों का काम ये था ना कि भाई आप अपनी टीचिंग्स को स्प्रेड करते रहिए पूरे देश में, विश्व में, तो अब वो क्या करते थे, हमेशा कांस्टेंट ट्रैवल में रहते थे। तो थोड़ी दिनों बाद लोगों को समझ में आया कि भाई हमारे पास ऐसे शेल्टर होम्स होने चाहिए जिसमें कि हम लोग जाके, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स जाते हैं वो वहाँ पे ठहर सकें। तो तब शुरुआत होती है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ की। वहाँ पे विहारास बनाए गए। सम विहारास वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक के बनाए जाते थे, वुड के बनाए जाते थे। सम वर इवन केव्स दैट वर डग आउट ऑफ हिल्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में अजंता लोरा केव्स आप देखेंगे तो उसमें आपको बुद्धिस्ट विहारास मिलेंगे, बड़े बड़े हॉल्स मिलेंगे, कटे हुए पिलर्स बने हुए हैं। वहाँ पे क्या है, बुद्धिस्ट मॉन्क आकर रुका करते थे हमेशा, ठीक है। जो जिस लैंड पर बनाए जाते थे विहारा, वो रिच मर्चेंट जो थे वो उसको डोनेट किया करते थे, और उसको बनाने में जो खर्चा वर्चा आता था वो भी वो लोग बियर किया करते थे। दिस केव ऑफ कार्ले केव्स हैं ये महाराष्ट्र की। मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दीज शेल्टर्स। देखिए कार्ले केव्स, ऐसे ही आपको अजंता लोरा केव्स भी मिलेंगी, एलिफेंटा केव्स भी मिलेंगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सिस्टम ऑफ आश्रमा। अच्छा, अब आप, ये तो हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात की, अब आश्रमास क्या होते थे। आश्रमास जो कंसेप्ट था ये हमें मिलता है वैदिक लिटरेचर से। ये बोलते हैं कि स्टेजेस होती हैं लाइफ की, 4 स्टेजेस हैं आश्रमास बोला जाएगा उनको। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यासी। ब्रह्मचर्य में क्या होगा, ब्रह्मचर्य आश्रम वो आश्रम होगा जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं क्षत्रिय और ब्राह्मण एंड वैश्य मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइफ। उसमें उनको सिंपल लाइफ जीनी है और उनको पढ़ाई करनी है। फिर आता है गृहस्थ आश्रम जिसमें कि उनको उनकी शादी की जाएगी और उनको हाउस होल्डर की लाइफ जीनी है। फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है जिसमें कि उनको फॉरेस्ट लाइफ जीनी है, और फिर संन्यास वाली लाइफ आती है। तो ये सारे के सारे जो आश्रम हैं ये कहाँ पे मेंशन किए गए थे, ये मेंशन किए गए थे वेदा में। जनरली वुमेन आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रमा चूजन बाय देयर हस्बैंड। ये वेदों में क्या होता था कि ये सारे जो आश्रम थे ये मेन के लिए थे, और जो विमेन होती थी उनके साथ में जिस भी स्टेज में वो है वो उनको वो वाली स्टेज वाला आश्रम को फॉलो करना पड़ता था। मतलब उनके लिए नहीं होता था कोई वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम में अगर उनका हस्बैंड चला गया तो उनको भी जाना है साथ में। गृहस्थ है तो वो गृहस्थ जिएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य वाले टाइम पे वो क्या कर रही हैं, जो बॉयज़ हैं वो तो पढ़ने चले जा रहे हैं, जो छोटी लड़कियां हैं वो अपने घर पर ही हैं उस वक्त। तो ये सारी की सारी कुछ ईवल्स थी। बुद्धिज़्म जो है एशिया में थ्रू आउट फैला, ये आप देख सकते हैं। ये इंडिया से फैलना शुरू हुआ बुद्धिज़्म, पूरा चाइना में फैला है, कोरिया में, जापान में,
ये पूरे के पूरे लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे के सारे बुद्धिस्ट कंट्री हैं। तो जो बुद्धिज़्म है वो सारा दूर दूर देशों तक फैल गया था। डिक्लाइन फिर क्यों होता है बुद्धिज़्म का, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये तो आप समझ गए कि बुद्धिज़्म जो जैनिज़्म आया क्यों, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, किन कारणवश जो है हमारे देश में आया, क्या उसने हमारे देश को देके गया, दूर दूर तक फैला, तो आप समझ सकते हैं कि कितना पॉपुलर रहा होगा। डिक्लाइन के क्या कारण थे बुद्धिज़्म के, अब ये आप जानने की कोशिश करिए। जो रिवाइवल था ब्राह्मणिज्म का, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण था। लोगों ने उस टाइम पे देखा, जो वैदिक लिटरेचर फॉलो किया करते थे, जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, उन्होंने देखा कि भाई लोग जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को फॉलो करेंगे तो फिर वो उनके कास्ट सिस्टम में, वर्ण सिस्टम में बिलीव नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी सुपीरियॉरिटी कैसे डिराइव करता है, सुपीरियॉरिटी कोई इस तरीके से डिराइव करता है जब वो सामने वाले, देखो सुपीरियॉरिटी डिराइव करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपने आप को ऊपर उठा लो, अपने आप के को इतने वैल्यूज़ इनकलकेट करो जिससे कि आप अपना स्तर ऊंचा उठाओ। दूसरा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आसान तरीका, जो कि लोग फॉलो करते हैं, जो आपके सामने वाला पर्सन है उसको और नीचे झुका दो, उसको डिमीन करो। तो अगर आप उसे डिमीन कर देंगे तो आप अपने आप से अपने आप को सुपीरियर फील करेंगे। तो यही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे सारी नॉर्मल जनता है वो जीती है। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर आप हमारा वही फॉलो नहीं करोगे, हमारा कास्ट सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, हमारा वर्णा सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, तो अगर आप वर्णा सिस्टम फॉलो ही नहीं करोगे तो किसी ब्राह्मण या किसी अपर कास्ट, जो कि उस टाइम पे डोंट टेक इट एन ऑफेंस, कोई भी इसको ऑफेंस ना ले, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे सिर्फ, तो हम उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा कि जो उनका वर्णा सिस्टम है वो ब्रेक हो रहा है, जिससे कि सुपीरियर वर्णा, जो अपने आप को सो कॉल्ड सुपीरियर वर्णा कहते थे, उनकी सुप्रीमेसी खत्म हो रही है। इसलिए खत्म हो रही कि लोग उस पर बिलीव नहीं करे। तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से तो हमारा जो पूरा का पूरा वैदिक कल्चर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसको रिवाइव करने के लिए रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म होता है। ब्राह्मणिज्म में जितनी बुराइयां उतनी ज़्यादा रिजिड तरीके से मौजूद थी, तो उन्होंने अपने ब्राह्मणिज्म को थोड़ा सा प्योरीफाइड, थोड़ा सा क्लीन किया। तो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म होता है, राइज ऑफ भगवतिज्म होता है, लेड टू फॉल ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। दोबारा से जो टेनेट्स हैं जो वेदों के, वो उसको पढ़ाया जाता है, उसके अंदर से जो बुराइयां हैं उसको हटाया जाता है, और जो है उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बुद्धिज्म में डिक्लाइन आना शुरू होता है। यूज ऑफ पाली, द लैंग्वेज ऑफ मासेस एज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म, वॉज गिवन अप फ्रॉम 1st century AD। 1st century AD तक आते आते पाली, जिसको वो यूज़ करते थे बुद्धिस्ट लोग, उसको उन्होंने बंद कर दिया था। अब वो आप लोकल लैंग्वेज को बंद कर दोगे फॉलो करना, तो नॉर्मल इंसान को समझ आना वो बंद हो जाएगी। तो नॉर्मल इंसान को समझ में आना बंद हो गई। बुद्धिज्म में अडॉप्ट करना शुरू कर दिया संस्कृत, जिसकी वजह से वो फिर से लैंग्वेज ऑफ एलीट बन गया। संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ एलीट, तो वो संस्कृत जो है वो यूज़ करने लग गए। अब नॉर्मल जनता को फिर से समझ आना वो बंद हो गया। तो ये सारे के सारे डिक्लाइन के कारण थे। आफ्टर द बर्थ ऑफ महायान बुद्धिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ आइडल वर्शिप आ गई। बुद्धिज्म के अंदर आइडल वर्शिप आ गई, जिससे क्या हुआ, जो लोग बुद्धिज्म को छोड़ते थे, मतलब हिंदुइज्म को इसलिए छोड़ते थे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रिचुअल्स हैं, वो सारे रिचुअलिस्टिक चीज़ें जो हैं, वो प्रॉब्लम्स जो हैं, वो बुद्धिज्म में भी नज़र आने लगे। लाइक आइडल वर्शिप, लाइक गॉड बना दिया गया, बुद्ध को आइडल बना दिया गया, उसको गॉड बना दिया गया, तो उसको ऑफरिंग्स देना शुरू कर दिया लोगों ने। तो वो सारी चीज़ें दोबारा से आने लगी, इसकी वजह से वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अटैक ऑफ हुन्स, उस टाइम पे हुन्स का अटैक होता है 5th और 6th सेंचुरी में, एंड द टर्किश इन्वेजन, तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो लोग मोनेस्ट्रीज़ को। जो मोनेस्ट्रीज़ थी, ये AD की बात हो रही है अब, जो मोनेस्ट्रीज़ थी उस टाइम की, उसमें उस टाइम पे क्या हो रहा है मोनेस्ट्रीज़ पे अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है जनरेट हो रहा है और बुद्धिज़्म को डिक्लाइन होना पड़ रहा है। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर था अबाउट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था, इसमें हमने कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश की, जैसा कि क्या कारण थे लेटर वैदिक पीरियड के बाद कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का आगमन होता है, उनके आगमन के कारण, फिर उसके बाद बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कशन किया। बुद्धिज़्म जैनिज़्म ने हमारे देश को क्या दिया, वो कैसे दूसरे देशों तक फैला, क्या उनके डिक्लाइन के कारण थे, ये सारी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में पढ़ा ब्रीफली। बहुत ज़्यादा डिटेल में गए बिना हमने इसको पढ़ा, क्योंकि हम क्लास 6 पढ़ रहे हैं। डिटेल चीज़ें थी वो आप इसको PDF डाउनलोड करके ज़रूर देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।